नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और अड़ी में आप जानते हैं कि आज ईरान के रेडार साइट्स पर अमेरिका ने हमला बोला तो उधर कुवैत और बहरीन पर अमेरिकी बेसिस पर ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई। अगर हो रहा है इस तरह का घात और प्रतिघात तो फिर क्यों की जा रही है साथ में शांति की बात? आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि शांति की बात होने के लिए इस तरह का माहौल जरूरी है क्या फिलहाल, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है क्या, या फिर शांति की बातें केवल एक दिखावा है, फसाड है और असल में जो चल रहा है वो हमारे आपके सामने है। ईरानी हमले पर बहरीन का बड़ा दावा। पहली खबर, बहरीन ने ईरान की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें मार गिराई। ईरान का कई ड्रोन हवा में ही नष्ट किए जाने का दावा। ईरान के हमलों को बहरीन ने नाकाम किया, ये दावा हम लगातार देख रहे हैं। बहरीन की तरफ से, कुवैत की तरफ से ये दावे हम देख रहे हैं। असल में अमेरिकी दावे हैं ये कि हमने उधर से आने वाले जो प्रोजेक्टाइल्स थे उनको मार गिराया। कभी ड्रोन के संदर्भ में यह दावा किया जाता है, कभी यह दावा किया जाता है मिसाइल्स के संदर्भ में कि हमने उनको नष्ट कर दिया, हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वहां नुकसान भी दिखाई देता है तस्वीरों में। यहां एक बार फिर से यह दावा किया गया है, यह बहरीन की तरफ से दावा है कि हमने कई मिसाइलों को हवा में, ड्रोन को हवा में ही नाकाम कर दिया। अगली खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। शांति की बात के लिए पाकिस्तान की कोशिश चल रही है। आज तेहरान पहुंच रहे हैं पाकिस्तान के गृह मंत्री सैयद मोहसिन रजा। आज तेहरान पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, ये वही हैं जो ट्रॉफी लेकर जिन्होंने दौड़ लगा दी थी, ये वही सैयद मोहसिन रजा हैं जो आज पहुंच रहे हैं ईरान और ये कर रहे हैं शांति की बात में अगली कड़ी की कोशिश। लेकिन ये कोशिशें कितनी कामयाब हो रही हैं, बीते दिनों कितनी कामयाब रही हैं और अब कितनी कामयाब होंगी, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब अगली खबर देखिए। दक्षिणी ईरान में अमेरिका का विध्वंसक हमला। हमले से दक्षिणी ईरान में भीषण धमाके सुनाई दिए। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों से दहशत का आलम है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के सैन्य ठिकाने और धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क। यहां वो भीषण हमला आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है जो दक्षिणी ईरान में हुआ है, जिसके बाद न सिर्फ वहां दहशत है बल्कि सुरक्षा एजेंसियां पहले से और ज्यादा सतर्क बताई जा रही हैं। हालांकि वैसे ही वहां मुझे नहीं लगता कि सतर्कता के स्तर में कोई भी कमी होगी। उसके बावजूद अमेरिका का ये हमला है और उसके बाद वहां ये बताया जा रहा है कि एक तरीके से लोग यहां पैनिक में हैं और अमेरिका ने ईरानी रेडार ठिकानों पर हमला बोला। जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, सेंटकॉम ने हमले का वीडियो भी जारी किया और पुष्टि की है। अमेरिकी सैन्य गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे रेडार पर हमले से ईरान की सर्विलेंस क्षमता जाहिर है प्रभावित होगी। ईरान की आंख एक तरीके से फोड़ने की कोशिश की गई है और इन रेडार साइट्स पर हमला किया गया है। यहां सेंटकॉम ने ये तस्वीरें ये जारी की हैं और दुनिया को ये बताया है कि ईरान के पास उनके वो रेडार जो उनके लिए आंखों का काम कर रहे थे, उनमें से कई को हमने समाप्त कर दिया है। ईरानी ड्रोन हमले के बाद रेडार ठिकानों पर हमने हमला किया। सेंटकॉम ने ये बातें भी कही कि जब ईरान ने पहले अपनी तरफ से ड्रोन हमले किए, हमारे लिए आवश्यक हो गया था इसको रिटेलिएट करना और रिटेलिएशन में हमने जाहिर है अमेरिका जिसको डिफेंसिव स्ट्राइक्स का नाम दे रहा है इन दिनों, उसी में ये कि इस बार उन्होंने रेडार साइट्स को निशाना बनाकर ये हमले किए हैं। अगली खबर देखिए। होर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच में सीधी टक्कर चल ही रही है। ईरान के खर्ग द्वीप पर अमेरिकी हमलों का दावा। अमेरिकी हमले के बाद भीषण धमाकों की खबर। खर्ग में ईरानी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का दावा। खर्ग में ईरान का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। खर्ग से ईरान करता है खाड़ी देशों पर हमला। खर्ग से होने वाली वो साइट्स जहां से मिसाइलें चलाई जा रही थी, उन जगहों को टारगेट करके ये हमला किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ आज इस चर्चा में हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ हैं और कुछ देर में डिफेंस जर्नलिस्ट आशीष सिंह भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन आज ये होने वाले हमले, क्या बातचीत के साथ ये घात प्रतिघात जरूरी है इसलिए हो रहा है, या फिर घात और प्रतिघात है तो फिर क्यों की जा रही है बातचीत की बात? सबसे पहले तो जनरल साहब आपसे ये आवश्यक है कि मौजूदा सिनेरियो में कि पहले एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया जाए और साथ में बातचीत किया जाए? दिनेश जी, सरकार का एक मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है अमेरिका में, उसका काम है लड़ाई करना, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसका काम है डिप्लोमेसी करना। तो ये तो दोनों साथ साथ चलते हैं।
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं मगर स्वतंत्रता से भी काम करते हैं। ये पूरी कहानी है। जब मिनिस्ट्री ऑफ वॉर का काम खत्म होगा या साथ साथ डिप्लोमेसी फाइनली एक सीज फायर होगा या समझौता होगा, तो ये दुनिया की रीत है और इसके ऊपर जो चाबी है ट्रंप साहब के हाथ में है। दोनों चीज़ करते हैं, लोकली भी, ईरान के साथ में भी, उधर क्या कहते हैं इजराइल के साथ, हिजबुल्लाह के उसमें भी, और पूरी दुनिया में भी। तो ये जो लड़ाई चल रही है या नहीं चल रही है, नो वॉर नो पीस कहिए, सीज फायर है, उल्लंघन होता रहता है, एक दूसरे के ऊपर फायर चलती रहती है। हॉर्मुज़ बंद है, शिप्स निकलते रहते हैं, कभी अमेरिका की निगरानी में, अभी पता चला कि करीब 70 शिप अमेरिका ने उनको पार किए, कभी ईरान की निगरानी में, कभी चुपचाप से छुपा। तो वो चीज़ चलती रहेगी। दुनिया उसके ऊपर प्रेशर है बहुत लोगों का, अमेरिका का खुद का बहुत प्रेशर है, कब तक चल सकता है। अब एक और खबर आ रही है सर कि उधर अमेरिका में जासूसी की जा रही है और ये इजराइल की तरफ से जासूसी हो रही है। अमेरिका क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, ट्रंप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इस पर निगाह रखी जा रही है इजराइल की तरफ से। और ये जासूसी का बड़ा आरोप लगा है इजराइल के ऊपर। हालांकि इजराइल ने अपनी तरफ से कहा है कि हम ऐसी कोई खुफिया गतिविधि नहीं अंजाम दे रहे हैं वहां पर, लेकिन ये बहुत 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 तेजी के साथ, बड़ी इंटेंसिटी के साथ ये खबर चारों तरफ फैल रही है। देखिए ये खबर क्या है। अमेरिका की जासूसी कर रहा है इजराइल पर पेंटागन का सनसनीखेज दावा, ट्रंप प्रशासन से जुड़ी सूचनाएं जुटाने की कोशिश हो रही है। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी DIA का आरोप है, ये क्रिटिकल लेवल पर इजराइल की जासूसी चल रही है। DIA ने यह दावा किया है। आशीष, ये अब ये सब भी मतलब इस लेवल पर आ गई हैं चीजें अमेरिका और इजराइल के बीच में कि वो इनको कह रहे हैं कि मैंने अपशब्द कहे, और यहां पर फिर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जासूसी भी की। देखिए, ये पैसिव तरीके से हमेशा से ही होता रहा है और फॉर अ रीज़न, चाहे वो CIA हो या फिर मोसाद हो, वो इसीलिए फेमस हैं। बिल्कुल भी आप ये मत समझिए कि किस तरह से अगर कोई एलाय है तो फिर मोसाद या फिर CIA एक दूसरे के ऊपर इस तरह की गतिविधि नहीं करता है। बिल्कुल लगा रहता है, नो डाउट। ऐसे समय पे वो बहुत ही हाइटेंड स्टेज पे पहुंच जाती है, जो कि एक बीच में मिसट्रस्ट अमेरिका और इजराइल के बीच में कहा सुनी, उनके जो अलाइनमेंट है हर फोकस को लेकर, हर टारगेट को लेकर, हर रिएक्शन को लेकर, वो पूरी तरह से अलाइन नहीं दिखे हैं। और इसीलिए कई बार डोनाल्ड ट्रंप को भी ये प्रूव करना पड़ता है, वो उन्हें आके पब्लिकली कहना पड़ता है कि बीबी मेरी बात मानेंगे, मेरी उनसे बातचीत हुई है, कोई ये ना माने। यहां तक उन्होंने वो ट्रूथ सोशल पर डाला था कि मेरी बात नहीं मानेंगे, ये कोई दुनिया में इस अफवाह पर बिलीव ना करे। साथ ही साथ ये अमेरिका की लड़ाई है, इजराइल ने हमें इस लड़ाई में नहीं झोंका है, ये तक उन्हें कहना पड़ा है। तो जब अगर आप हेड ऑफ स्टेट लेवल पर इस तरह के थोड़े बहुत मिसट्रस्ट वाले एपिसोड देखेंगे तो इंटेलिजेंस एजेंसीज तो अपना ये काम करती रहेंगी, जो कि पहले पैसिव तौर पे करती हैं और अब इस तरह के सिचुएशन में सुपर एक्टिव तौर पर करती हैं। और वहां तो बताया ये भी जाता है, और इसकी घटनाएं गवाह रही हैं कि वहां के एक बड़े नौसेना के अधिकारी ने बहुत सारे दस्तावेज खुद इजराइल को सौंप दिए थे। तो जहां पूरे सिस्टम में कई जगहों पर ऐसा प्रभाव हो जो असल में इजराइल के इन्फ्लुएंस को दिखाता है, तो फिर हो सकता है कई जगह जासूसी करने की जरूरत भी ना पड़े। अंदर से मशीनरी के अपने कंपोनेंट ही इनको बता रहे हो कि कहां का क्या प्लानिंग की जा रही है। जरा यहां पर देखिए, ये क्रिटिकल स्पाई थ्रेट जो कहा जा रहा है, अमेरिका की जासूसी कर रहा है इजराइल, अमेरिकी अधिकारियों की निगरानी की कोशिश कर रहा है इजराइल, ये कहा जा रहा है। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी DIA की रिपोर्ट में यह सनसनीखेज दावा है। ईरान से जुड़े ट्रंप प्रशासन के आंतरिक कॉन्वर्सेशंस की जासूसी की जा रही है। DIA ने इजराइल की खुफिया गतिविधियों को क्रिटिकल बताया है। रिपोर्ट में कई कथित घटनाओं का जिक्र किए जाने का दावा भी है। अमेरिका में इजरायली दूतावास ने आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया है। एयर मार्शल श्रीवास्तव, ये इसके नुआंसेस क्या हैं इस खबर के? देखिए दिनेश, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा प्रश्न है इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इजराइल का जो बाई पार्टीजन सपोर्ट था US में, चाहे रिपब्लिकन का हो या सेनेटर्स का या डेमोक्रेटिक सेनेटर्स का, बहुत इरोड कर रहा है और अभी लोएस्ट लेवल पे है। और इजराइल की जो जिस तरह से सपोर्ट सिस्टम था विद इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूएंसी सिटीजन्स में, वो भी बहुत इरोड कर गया है। इस मामले में अब इजराइल को शायद ज़रूरी है, इस संभावना है, उनको ज़रूरी ये जानना कि कौन ऐसे सेनेटर्स हैं, कौन ऐसे कांग्रेस मैन एंड वेमेन हैं जो हमारे सपोर्ट नहीं है और उनको हम कैसे सपोर्ट में ला सकते हैं। एक मुद्दा ये हो सकता है। दूसरा कंडक्ट ऑफ वॉर का है। कंडक्ट ऑफ वॉर में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो इजराइल हमेशा चाहता रहा है और चाह रहा है
कि ईरान को जितना वीकन आउट कर सकते हैं कर दें, जिससे कि हिजबुल्लाह जो एलिमेंट है जिससे हमेशा उनको खतरा रहता है वो खत्म हो जाए, और वो हिजबुल्लाह पर लगातार चढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अगर इन सारी परिस्थितियों को जोड़ के देखिए तो ये जो खबरें आ रही हैं ये बेबुनियाद नहीं हैं। और ख़ास तौर से जिस तरह का चीफ ऑफ इंटेलिजेंस अब अपॉइंट किया गया है, इसके बारे में तो कांग्रेस इज कंप्लीटली आउट ऑफ सिंक विद प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि वो एक लॉयलिस्ट माने जाते हैं। एक ज़माने में उनको कहा जाता था ही इज़ द बार्किंग डॉग ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, और उनकी लॉयल्टी सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन से है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन से नहीं है। इसको लेकर के वहाँ पर एक कांग्रेस में एक विरोध भी चल रहा है। इन सारे अगर उस पहलुओं को देख के देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ, इसकी संभावना है और शायद इजराइल को इसकी जरूरत पड़ रही है। इसकी संभावना है, और इसलिए है इसकी संभावना क्योंकि इजराइल के लिए इस समय इस वक्त की ये जरूरत है। संजय भारद्वाज जी के पास जाने से पहले यह खबर आपको बता दूं कि ईरान 100 घंटों से लगातार कर रहा है मिसाइल हमले। कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ये अभी हमला हुआ है। सैन्य ठिकानों के पास जोरदार धमाकों की खबर है। ईरानी हमलों के बाद खाड़ी में विस्फोटक हालात हैं। ईरान अमेरिका टकराव ने खतरनाक मोड़ ले लिया है, और इस बार खतरा यह है कि ये जो अरब देश हैं ये भी लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। युद्ध बड़ा हो सकता है। संजय भारद्वाज जी, क्या ये ईरान का ट्रैप है, और इस ट्रैप में आज नहीं तो कल अरब कंट्रीज आती हुई दिखाई दे रही हैं क्या आपको? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से ईरान का प्रभाव बढ़ रहा था पिछले 40-50 दिन से, आप देखिए कि जो नेगोशिएशंस ट्रंप के साथ चल रहे हैं, और ईरान एक तरीके से अमेरिका को कंडीशंस पे लाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो, न्यूक्लियर इश्यूज हों, या बाकी जो उनके जो अकाउंट्स फ्रीज हैं, सारे मुद्दों पर अमेरिका को एक तरीके से नेगोशिएशन पे लाने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो खतरा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया और अगर ईरान को इस हालात में छोड़ दिया, तो सबसे पहला अगर कोई थ्रेट है तो वो बाकी जो अरबियन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, इनको डायरेक्ट थ्रेट लगता है। तो जो ये फियर फैक्टर है, ये निश्चित रूप से जो ये इन देशों को भी इसमें ड्रैग कर रहा है कि ये भी युद्ध के पार्ट हो। और दोनों देश, यूएई और इजराइल, ये चाहते हैं कि पूरा जो गल्फ कंट्रीज, जो आपने कहा कि ईरान का ट्रैप है ये गल्फ कंट्रीज को इसमें लाने का, तो निश्चित रूप से ईरान का मकसद क्या है? ईरान का साफ साफ मकसद है कि जो अमेरिकन एक अपना एक बेसिस है, अमेरिकन जो एक प्रभुत्व है और जो अमेरिका का एक सुरक्षा कवच इनको दिया हुआ है, उसको फेल करना। और वो फेल होगा तो ईरान का मकसद पूरा होगा कि ये जो गल्फ कंट्रीज है इनका लीडर ईरान है, ईरान की बात को मानना चाहिए। तो ये बात मान के एक और पॉइंट जो आपने खुफिया एजेंसी, देखिए खुफिया एजेंसीज का काम तो है ही निश्चित रूप से डेटा कलेक्शन करना, और इजराइल पूरा नज़र रखा हुआ है कि कहीं जो हालात यूक्रेन और रशिया के मामले में रशिया और अमेरिका जिस तरीके से डील कर रहे थे, यूरोप को बाहर रख रहे थे, वही हालात यहां पर नजर आ रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक डील चल रही है, बातचीत चल रही है, उसमें कहीं इजराइल को साइडलाइन नहीं कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल चाहता है कि ईरान का खात्मा हो, ईरान को अगले 40-50 साल तक तहस नहस कर दिया जाए। नहीं तो दोनों के बीच में अब क्या अमेरिका डेस्परेटली ऑफ रैंप होना चाहता है, इजराइल चाहता है नहीं जब तक उसके ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश नहीं हो जाते हैं तब तक इसको कैंपेन को जारी रहना चाहिए? क्या इसी में डिफरेंसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि 3 जून को अपने पॉडकास्ट में खुद ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, और यहां से खबर ये आ रही है कि वहां जासूसी कराई जा रही है, जिनमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल ये रहा हो, दोनों के बीच में ट्रस्ट लेवल ये रहा हो कि वो, आपको याद होगा वो 15 दिन की लड़ाई जिसमें कहा गया था कि मिस्टर प्रेसिडेंट कम एंड फिनिश द जॉब। मतलब वहां से अब क्या ट्रस्ट डेफिसिट यहां आ रहा है कि एक जासूसी कराना पड़ रहा है और दूसरा अपशब्द कह रहा है? क्या ये डिफरेंसेस, ये फॉल्ट लाइंस अगर थी, पहले नहीं थी, बाद में आई, और अब ये क्या गहरी होती जा रही हैं? ये एक सवाल है जनरल साहब आपके पास लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन। कुवैत में ईरान की कई मिसाइलों को किया गया नष्ट, खाड़ी के आसमान में कई धमाकों की खबर। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर दागी 7 बैलिस्टिक मिसाइलें। देखिए जरा यहां तस्वीरों में देखिए, ये जो सफेद लकीरें और ये उठता हुआ धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है, ये जाहिर है रात की तस्वीरों में आपको वो आग के शोले दिखाई दे रहे हैं, और दिन में ये सफेद लकीर बता रही है कि कहां ये तबाही की इबारत आसमान पर लिखती हुई जाकर ये मिसाइल जमीन पर अपने निशाने को भेद रही है। 6 मिसाइलें हवा में मार गिराने का इस बीच दावा भी किया गया है, ये बताने के लिए कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स अपनी जगह पर काम कर रहे हैं और कई निशाने जो हैं उनको वो फेल कर रहे हैं, फ्यूटाइल बना रहे हैं। अब जरा देखिए यहां सीज फायर के बाद ईरान का सबसे बड़ा हमला,
बहरीन पर मिसाइल हमले के बाद गूंजे सायरन। बहरीन ने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किया। नागरिकों को फौरन सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए निर्देश दिए गए। किसी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं है, सेंटकॉम की तरफ से यह दावा किया गया है। ये दावे दोहराए जाना और ये बताया जाना कि नहीं किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा है। आगे आगे मिड टर्म इलेक्शन, सब कुछ आप एक साथ जोड़कर देख सकते हैं। यहां दोनों तस्वीरें देख लीजिए, ईरान की कई मिसाइलों को कैसे नष्ट किया जाने का दावा, और ये तस्वीरें जारी की गई। किसी यूनाइटेड स्टेट्स के किसी सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सेंटकॉम ने दावा किया है। यहां किस तरीके से उस समय सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने के लिए कहा गया, इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। अब जरा मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। देखिए, होर्मुज के पास अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल हमले, अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को बनाया गया संभावित निशाना। दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग पर हर दिन तनाव की खबरें आ रही हैं। होर्मुज के आसपास युद्ध जैसे हालात लगातार बने हुए हैं और यह गहराने की आशंका और ज्यादा बढ़ती जा रही है इन हमलों की वजह से, ऐसे हालातों की वजह से। होर्मुज को लेकर दुनिया आशा कर रही है और हमेशा ये ऐसा महसूस होता है कि ये होपिंग अगेंस्ट द होप है। वहां उम्मीदें की जा रही हैं जहां हर गुजरता दिन इस तरह के घटनाक्रम सामने लेकर आ रहा है जिसमें ये उम्मीदें धुंधली हो जाती हैं। अब जरा देखिए, यहां ये बहुत अहम शांति की बात के बीच ये जो घात और प्रतिघात हो रहा है, इसके संदर्भ में कहना यह है कि दोनों ही डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं। वो जो वॉर डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर रहा है और वो जो डिप्लोमेसी के लिए बनाया गया है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या इसको कंड्यूसिव कहा जा सकता है बातचीत के लिए, इस माहौल को? शांति की बात के बीच घात और प्रतिघात। खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए। ईरानी ड्रोन होर्मुज की तरफ जा रहे थे। अमेरिका ने ईरानी रेडार साइट पर भी हमला बोला। केशम द्वीप पर गोरुक में अमेरिका का हमला हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स अटैक का मकसद क्या है? आगे के हमलों को रोका जा सके। ईरान का पलटवार कुवैत और बहरीन में हमलों की शक्ल में दिखाई दिया। अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ। ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया। बहरीन में 6th फ्लीट को निशाना बनाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स का दावा है 6 ईरानी मिसाइलें हमने इंटरसेप्ट करके उनको नष्ट भी किया। अब जरा देखिए, ईरानी हमलों के बीच सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर, उनका पश्चिम एशिया दौरा। बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन के नेताओं से मुलाकात होगी। क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर चर्चा इस दौरान होने वाली है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अमेरिकी सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी सेंट्रल को नया कमांडर मिला। अब ये जो दौरा है, इस दौरे के मायने क्या है? इस बीच में ये दौरा क्या ये रीअश्योर करने की अपने साथियों को कोशिश की हम हैं, ये क्यों किया जा रहा है आशीष? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो आपके जो अलायंस मेंबर्स हैं, जो स्पेसिफिकली वेस्ट एशिया के वो कंट्रीज जिनमें लगातार उन्हें मिसाइलों का बौछार झेलना पड़ा है, तो एक उनके साथ में उनके जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं सेंटकॉम के, उनके साथ में आप मिलिए, स्ट्रेटेजाइज कीजिए, रीओरिएंट कीजिए, रीस्ट्रेटेजाइज कीजिए। दूसरा, जो अमेरिकन सोल्जर्स, जो आप अभी 5-7 मिनट पहले बता रहे थे ना कि अमेरिकन सोल्जर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उनको क्या वो किस तरह से रह रहे हैं, ये मोराल बूस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। लंबी चल गई है जिस तरह से हमने देखा। तो ये मोराल बूस्ट करके और बाद में उनको जर्मनी के अस्पतालों में इलाज के लिए भेज दिया जाएगा, ऐसा? बिल्कुल। देखिए, जब आप इतनी बड़ी तादाद में सोल्जर्स आप डिप्लॉय करते हैं तो आप जब तक आपके लीडर्स वहां पर नहीं हो, चाहे वो मिलिट्री लीडर्स हो या फिर पॉलिटिकल लीडर्स हो, तो वो एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। और 28 फरवरी के बाद लगा नहीं था किसी को। सब लोग शुरुआत में प्रश्न पूछ रहे थे कि इतनी लंबी वॉर चल जाएगी क्या, नहीं चलेगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप देखिए, मार्च गुजरा, अप्रैल गुजरा, मई गुजरा, जून है और अब भी कब खत्म होगा पता नहीं। तो मोरल बूस्टिंग जरूरी है और इसीलिए वहां पे गए हैं। कमेंडेशन मेडल्स और बाकी चीजें भी वो दे रहे हैं। प्योर जो मोरल बूस्टिंग वाली स्ट्रैटेजी होती है वो की जा रही है। चढ़ जा बेटा सूली पे, मुझे तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि कौन कौन से महीने गुजर गए, अब ये 99 नॉट आउट है ये वॉर। आज 99 दिन हो गए हैं, अब कल 100 दिन हो जाएंगे। ये 99 नॉट आउट चल रहा है ईरान वॉर के हिसाब से। अगर आप देखें तो ईरान ने ट्रंप को दी जंग बढ़ाने की चेतावनी, ये खबर भी देख लीजिए। मतलब इस गिनती को आगे आप जारी रखिए। लड़ाई शुरू हुई तो हिंद महासागर तक फैलेगा युद्ध, उसने कहा। अमेरिकी ठिकानों पर और हमलों का दावा किया गया, कहा गया अमेरिकी बेसेस को और धुआं धुआं करेंगे, ईरान ने कहा। बाब अल मंदेब से भूमध्य सागर तक बारूदी विनाश की वार्निंग। बार बार अब धमकी में बाब अल मंदेब का जिक्र करना नहीं भूलता है ईरान। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक जगह है जहां अभी मैंने घाव दिया नहीं है, वहां घाव दे सकता हूं। ईरान ने अमेरिका पर बातचीत रोकने का लगाया आरोप। अब ये जो स्टेटमेंट है, जाहिर है वॉर के साथ साथ डिप्लोमेसी में वॉर चल रहा है, वॉर में डिप्लोमेसी चल रही है। यहां पे जनरल साहब क्या क्या कह दिया गया और उसके मतलब क्या है आने वाले दिनों में? देखिए, वॉर में तो सीज फायर है, मगर इंफॉर्मेशन वॉर बहुत ही एक्टिव है। तो ये जो हम इंफॉर्मेशन वॉर की जो आजकल लड़ाई चलती है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे न केवल अपने सेना को, अपने देश के बाकी लोगों को और दुनिया के लोगों को भी सचेत करना है, उनको एक्साइट करना है, उनकी अपनी तरफ उनको खींचना है उनके आउटकम के लिए। दूसरी बात, ये जो लड़ाई है ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है, इसमें सेना, थल सेना का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सिर्फ हवाई हमले भी किए जा रहे हैं, कैनेटिक्स है मगर नॉन कॉन्टैक्ट है, तो उसके अंदर जान की क्षति कम होती है, मगर मिलिट्री टारगेट्स, इकोनॉमिक टारगेट्स, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को ही हिट किए जा रहे हैं। तो उस मामले में अमेरिका इज सिटिंग प्रिटी। हॉर्मुज़ के तेल से उसको कोई वास्ता नहीं है। हाँ, उसके सारे फोर्सेस वहाँ डिप्लॉयड हैं, उसकी जो एयर कमांड्स हैं, उसके जो शिप्स हैं, मिसाइल सिस्टम हैं, विध्वंसक चीज़ें, वो तैनात हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, नाकेबंदी करके रखा हुआ है। लेकिन पीड़ा किसको होगी लॉन्ग, धीरे धीरे, वो ईरान को है। ईरान के ऊपर में बहुत दिनों से चल रही है नाकाबंदी, और उसके पहले सैंक्शंस थे। ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है चीन, वो भी, उसमें भी दिक्कत है। आज के फिगर्स में बता रहा हूं सर, जो आप कह रहे हैं, $26 बिलियन इसके नुकसान का अंदेशा ईरान को, और 84% तक उसका ऑयल एक्सपोर्ट घट गया है हॉर्मुज़ के ब्लॉकेट की वजह से, ये खबर आ रही है। लेकिन साथ में ये जो बात आपने कही है, एक बात मैं समझना चाहता हूं पीके श्रीवास्तव सर से बहुत क्विकली, ये बाबल मंदेब को लेकर अभी तक मतलब किस लेवल पर, एस्केलेशन के किस लैडर पर बाबल मंदेब भी शामिल किया जाएगा, या बाबल मंदेब वाली मुट्ठी बंद इसलिए रखी जा रही है क्योंकि हूतियों में उतना दम नहीं है, क्या है सर? देखिए, दोनों बातें सही हैं अपनी जगह, लेकिन किसी चीज़ को बंद करने के लिए आपने पिछली बार भी देखा था कि बहुत ज़्यादा आपको ताकत नहीं चाहिए, एक फियर का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। फियर इज़ द की ऐसी जगह पर। और जहाँ तक सवाल है ईरान का इकोनॉमिकली वीकन आउट होना, बहुत सारी मीडिया में चर्चा हो रही है, यूएस में भी, कि जो प्रो वॉर मीडिया है वो ये कहती है कि ईरान अब टूटने की कगार पर है। लेकिन जहाँ तक आप बाकी एनालिस्ट जो कह रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट, उनका ये मानना है कि ईरान इतनी जल्दी नहीं टूटेगा, और ये इंतज़ार कर रहा है कि मिड टर्म इलेक्शंस आ जाएं, और ये वॉर इतनी अनपॉपुलर है तो उतना सस्टेन कर लेंगे सर, सस्टेन कर लेंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर ये एक चीज़ मैं आपको प्रमाण के तौर पर देना चाहता हूँ, अगर इनके किल चेन को, जो इनकी किल चेन है जिसमें ऑब्जर्वेशन आता है, ओरिएंटेशन आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, एक्शन आता है, अगर इनकी मिसाइल्स अभी भी लॉन्च होती हैं, उनको इंगेज करना पड़ता है अमेरिकन एयर डिफेंस को, इसका मतलब लॉन्चिंग कैपेसिटी मौजूद है, वो सिर्फ टारगेटिंग स्किल है। तो अगर ये स्किल नष्ट नहीं कर पाए, और जहाँ तक आप बात कर रहे थे बीच हेड को जो ये डेसिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोस्टल एरिया में जो अटैक कर रहे हैं, वहाँ के रेडार्स को जो नष्ट कर रहे हैं, वो एक इंडिकेशन ज़रूर देता है कि शायद ट्रंप ये भी इवेल्युएट कर रहे हैं कि अगर हमें बीच पर लैंडिंग करनी पड़े, ग्राउंड फोर्सेस को भेजना पड़े, एंड देयर इज सम एविडेंस ऑफ और सम इंडिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, उसके लिए ये करना जरूरी है। एक दिन पहले कहा है कि ग्राउंड ऑपरेशंस बहुत ज्यादा जोखिम भरे, क्या यहीं पर वो डिसेप्शन है? देखिए, जब तक ईरान ये समझे कि अब तो ग्राउंड के बारे में सोच नहीं रहे, तब तक ये वहां पे रेडार नष्ट करके और अपने लोग भेजते। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, हिंद महासागर तक फैलेगा क्या युद्ध? जंग दोबारा शुरू हुई तो युद्ध खाड़ी से बाहर फैल जाएगा क्या? ये सवाल बड़ा होता जा रहा है। अब जरा देखिए, मुस्तफा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई की अमेरिका को वार्निंग। हिंद महासागर, बाबल मंदेब, लाल सागर और भूमध्य सागर का जिक्र किया रिजाई ने, और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की वार्निंग दी। रिजाई का दावा, अगली लड़ाई में अमेरिका को भारी नुकसान होगा, इजराइल से अलग फैसला लें और प्रतिबंधों का रास्ता छोड़ें। रिजाई, मुझको लगता है वो फॉल्ट लाइन जिनका हम जिक्र कर रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट करने का काम भी ईरान ने शुरू कर दिया है क्या? आशीष, बहुत संक्षेप में, फिर मैं संजय जी के पास जाने वाला हूं। देखिए, इंडियन ओशन हमेशा से ही एक बैकयार्ड में था। जब भी इस तरह के हम आग लगना देखे थे शुरू होना, ये कई बार वहाँ पर आँच आई, चाहे वो आरिस देना के केस में आई या फिर 4000 किलोमीटर की रेंज जब ईरान ने की। ये केवल और केवल टेस्टिंग वाटर है। देखिए, 3H वाले जो कार्ड हैं ईरान के पास में, हमास ऑलरेडी एंगेज है इजराइल के साथ में, हिजबुल्ला ऑलरेडी एंगेज है, हूती वाला कार्ड वो बता रहे हैं कि है, लेकिन हम इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है ना, उसमें अभी हम काफ़ी नीचे हैं। ऐसा नहीं है कि काफ़ी कुछ, चाहे वो यूएस के साइड से हो, ईरान की साइड से हो, सारे एक्सपोर्ट्स, सारे जो ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लॉइट किए जा चुके हैं। वो यही दिखाया जा रहा है कि अभी एस्केलेशन मैट्रिक्स में और कुछ बढ़ाया जा सकता है, और एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर टेस्ट की जा रही है। एस्केलेशन अभी बहुत आगे बाकी है। मतलब वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि ये तो अपने पीक में चल रहा है, ऐसा नहीं है। इस युद्ध में अभी बहुत सारा एस्केलेशन लैडर, मतलब अभी चीजों के और उफान की तरफ जाने के लिए बड़ा रास्ता बाकी है। ये आशीष का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन यहां देखिए,
ईरानी एक्शन के बीच में ट्रंप का एक बड़ा दावा सामने आया। ईरान के पास सिर्फ 22% मिसाइल भंडार बचा हुआ है। ऐसा लगता है कई बार प्रवक्ता हो जाते हैं वो। ईरान बुरी तरह तबाह हो चुका है। ट्रंप ने कहा ईरान के पास बहुत थोड़ी सी क्षमता बची हुई है। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं केवल 22% बचा है इनके पास मिसाइल की जो क्षमता है, इनकी लड़ाई की क्षमता, वो 22% के आसपास बची हुई है। अब सवाल ये है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है जिसमें दुश्मन को कमजोर बताया जाता है, या असल में कम आंक रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में भी कम आंका था, जब फरवरी में 28 फरवरी को उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की, और आज भी वो कम आंक रहे हैं। और यही कम आंकना अमेरिका के लिए गले की हड्डी बना था और आगे भी बन जाएगा। जरा देखिए ट्रंप के दावे में कितना दम, बहुत जल्दी जल्दी से देखिए वो क्या कह रहे हैं। उनके हिसाब से 22% उनके पास कुछ मिसाइलें हैं, कुछ ड्रोन हैं, प्रतिशत में कहूं तो 21 से 22% ही उनके पास मिसाइलें बची हुई हैं। एक तो उनके बयान में ये जो एक कैजुअल होने का छौंका है वो यहां पर भी दिखाई दे रहा है। 21-22% के आसपास है अगर फिगर के हिसाब से कहूं। ईरान की सेना पूरी तरह तबाह हो चुकी है, थोड़ी बहुत क्षमता ही बाकी रह गई है। ये एक बड़ी महाशक्ति, जिस तरीके से एक हाथी की चींटी से लड़ाई हो, तो चींटी के बारे में बात करते हुए जो कैजुअल अप्रोच होनी चाहिए वो जानबूझकर रखी जा रही है। यही वो लापरवाही है जो इस समय अमेरिका को ऑफ रैंप ढूंढे नहीं मिल रहा है, भागने में जमीन कम पड़ने वाली हालत है। अब जरा देखिए ईरान के पास 70% स्टॉक मौजूद है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने कुछ दिनों पहले बताया था। तो अब तो यूएस इंटेलिजेंस सही काम नहीं कर रही है या डोनाल्ड ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो पूरा एक लेख आ चुका है कि वो दिन भर में कितने झूठ बोलते हैं, साल भर में कितना और 3 साल में कितना उन्होंने। खैर, यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है अमेरिकी इंटेलिजेंस और ट्रंप के दावों में विरोधाभास है, बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। और यहां इसीलिए अब देखिए यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, मई में ट्रंप 18% मिसाइलों की बात कह रहे थे, अब 22% स्टॉक की बात। मई में उन्होंने 18, मतलब वो क्या इतनी तेजी से मिसाइल्स अपनी रिप्लेनिश कर रहा है क्या वहां पर, कि 18 से 22 हो गया, या उस समय डोनाल्ड ट्रंप के मन में आया था उन्होंने 18 कहा, और आज जहां पनाह के मन में 22 है तो उन्होंने 22 कह दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा, ईरान ने होर्मुज में फिर 30 मिसाइल साइट्स खोल दिए हैं। ये एनवाईटी का दावा है। अब अगर मिसाइल्स नहीं है तो ये साइट्स खोल खोल के करके रहा है ईरान। क्या यही एसिमेट्रिक वॉरफेयर की वो बुद्धि है जो ईरान लगाता है? ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग की संख्या से साफ है उसके पास बड़ा स्टॉक मौजूद है। क्या ये आंखों में धूल झोंकने के लिए कि अपनी जितनी मिसाइल साइट्स खोल दोगे उतना उनको लगेगा कि इनके पास इतनी सारी मिसाइलें हैं? क्या ट्रंप सही अंदाजा लगा रहे हैं या उनका खुफिया विभाग जो बता रहा है जिस हिसाब से वो सही बात है? इसको कैसे देखना चाहिए आशीष, बहुत क्विकली? देखिए ईरान के पास में ये कैपेसिटी हमेशा से रही है, और अगर आप पूरे वॉरफेयर को देखेंगे, चाहे वो हमास के साइड से रही हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के साइड से रही हो, चाहे वो ईरान के साइड से रही है, उन्होंने टाइम एंड अगेन बार बार ये प्रूव किया है कि उन्होंने क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज, आई मीन द रेंज वाइज, उन्होंने अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। जब जरूरत पड़ी है उन्होंने तब अपना काफी ज्यादा स्टॉक बताया है, और इसकी तैयारी, जब इसके पहले भी अटैक्स हुए ईरान पे, लगातार ईरान इसको लेकर तैयारी करते रहा है कि किस तरह से वो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में अपने प्रोडक्शन को अनइंटरप्टेड चलते रहने देना चाहेंगे। अमेरिका में इस बात कही जाती है कि ये कम हो गया, वो कम हो गया, इसका बजट। अब देखिए ना ये खबर, ये जो आप कह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को मिसाइल स्टॉक बढ़ाने में लगेगा वक्त, 2029 तक मिसाइल भंडार भर पाएगा, ये खुद अमेरिका मानता है। ईरान वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स मिसाइल भंडार तेजी से घटा, वो टोमाहॉक हो या थार्ड या फिर पेट्रियट के इंटरसेप्टर्स, इनकी सबकी कमी हो गई है। अब 2029 या 30 तक वो संख्या पहुंच पाएगी जो युद्ध से पहले इनके पास थी, और इसीलिए ये आगाह भी किया गया है कि चाइना से अभी पंगा मत लेना, ले लोगे तो हमारे पास उतना कुछ हथियार बचा नहीं है। संजय भारद्वाज जी, ईरान के बारे में जब ये बताते हैं कि कितने % में क्या है, तो थोड़ा अपना भी बता देना चाहिए दुनिया को इनके। देखिए ये बात, आप एक तो पॉलिटिकल माइंडसेट होता है, ट्रंप का पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक माइंडसेट काम कर रहा है। वो उसको दुनिया को बताना है, दुनिया पे अपना प्रभाव रखना है कि ईरान को हम जल्दी ही वहाँ पे फतह हासिल कर लेंगे, उनके पास 20-25% है। लेकिन दूसरा जो पेंटागन का माइंडसेट है और जो इंटेलिजेंस का माइंडसेट है, वो बिल्कुल असेस करेक्ट कर रहे हैं। और ये बात मान के चलिए कि ट्रंप का फेलियर पहले भी देख चुका, जब ईरान की लीडरशिप की बात थी कि हम लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे। मुझे लग रहा है कि एक लीडर ख़त्म हुआ है, 10 लीडर तैयार हो गए और ज़्यादा हार्ड लीडरशिप वहाँ पे क्रिएट ईरान में हो चुकी। अब बात आती है, जो 1-2 पॉइंट है कि देखो ईरान भी वो जितना प्रभाव ईरान पे पड़ रहा है, उसका ऑयल एक्सपोर्ट पे जो आपने कहा 80% से उनका जो उनके इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ईरान ये चाहता है कि ये प्रभाव दुनिया पे भी पड़े, और इसीलिए वो बेबे मंदाब की बात कर रहे हैं, हिंद महासागर की बात कर रहे हैं और लाल सागर की बात कर रहे हैं। उसमें
हूती को भी वो एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि इसका प्रभाव वाइडर हो कि ईरान ही इसको इस दबाव को ना झेले, बाकी दुनिया झेले। और वो दुनिया झेलेगी तो अमेरिका पे दबाव पड़ेगा, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप पे दबाव पड़ेगा, वो नेगोशिएशन के लिए आना पड़ेगा। तो दो माइंडसेट काम कर रहा है। एक पेंटागन का मिलिट्री माइंडसेट है, वो बिल्कुल इसको मिलिट्री एक्शन के माध्यम से ईरान को खत्म करना चाहता है, लेकिन पॉलिटिकली जो ट्रंप को वहां मध्यावधि चुनाव भी देखना है, अपना प्रभाव प्रभुत्व भी बनाना है, तो दोनों ही ये फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि जो ट्रंप इसमें किसी तरीके से एक एग्जिट देख रहे हैं कि नेगोशिएट करके दुनिया का सपोर्ट हासिल करके इस वॉर से बाहर निकल सके। ठीक है। और इधर देखिए, अभी तो मिसाइलों के बारे में मैंने आपको बताया, आप जरा देख लीजिए। आशीष ने अभी ये खबर बताई है और मैं आपके सामने रख रहा हूं। ईरान वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स के ड्रोन स्टॉक भी जबरदस्त घटे। 165 MQ-9 ड्रोन में से 30 नष्ट हो चुके हैं। डिमांड के बराबर सप्लाई हो नहीं रही है, उसका प्रोडक्शन उतना हो नहीं पा रहा है। ये मतलब ड्रोन के हिसाब से देख लीजिए, इंटरसेप्टर्स के हिसाब से देख लीजिए, क्रूज मिसाइल्स के हिसाब से देख लीजिए। ये अमेरिका के लिए भी बड़ी चिंता की बात है कि उसके आयुधागार में जो था उसकी संख्या कम होती जा रही है। और कहीं, क्योंकि कई जगहों से पंगे ले रखे हैं, तमाम जगहों पर जाकर ऐसा कहीं कोई कोना नहीं है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस समय असुरक्षा का भाव ना भर दिया हो। वो चाइना हो या पूरी दुनिया में टैरिफ के माध्यम से, और उधर क्यूबा से लेकर आप ग्रीनलैंड, आप सब कुछ देख ही रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये बात अमेरिका के लिए चिंता की होगी, या उसको मालूम है कि मैं कहता रहूं लेकिन वॉर फ्रंट जिसको मैं खोलूंगा वही खोलेगा, इसलिए मेरी चिंता की बात नहीं है? आशीष, देखिए, ये दो चीज़ें हैं इसमें। पहला तो उन्हें कांग्रेस से बजट लेना है, तो ये कम हो गया, वो कम हो गया, ये ज़रूरी है। जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत हद तक वहाँ के पॉलिटिक्स और जो लीडर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, वो भी ये चाहते हैं कि ये खबरें आएँ और एग्जैक्ट नंबर्स, बजट बताएं, ताकि लोगों पर प्रेशर हो, कांग्रेस पर प्रेशर हो और वो फिर बजट रिलीज करें। एक दूसरा, ये जरूर पोल खोलता है कि किस तरह से हम लगातार पिछले 3 महीनों से दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जो यूएस के वेपन्स हैं अपने अपने डोमेन के, बेस्ट ऑन देयर क्लास, वो भी किस तरह से बहुत बुरी तरह से नंबर्स डिप्लीट हो रहे हैं। F-35 आप किस तरह से मार के ऐसे गिराए जा रहे हैं जैसे ईरान मच्छर मार रहा हो। और दूसरा, आप MQ-9 देखिए, 30 गिरा दिए। एक इन ड्रोन्स की कीमत 30 से 32 मिलियन US$ है। और यहां तक कि MQ-9A जो कि रीपर वर्जन है, उसका तो प्रोडक्शन बंद हो गया। MQ-9B, सी गार्डियन और स्काई गार्डियन, उसके प्रोडक्शन शुरू होंगे। वो इंडस्ट्री है, वहां पर काम करती है। अनलाइक ईरान, ईरानियन के तौर पर नहीं बल्कि इंडस्ट्री है। ऑर्डर दीजिए, एडवांस दीजिए, तब बनेगा, तब चलेगा। और नहीं तो इसमें ज्यादा भारी क्या पड़ता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर कि आपने इतने बड़े बड़े जो भौकाली नाम बताए थे वो ऐसे मारे जा रहे हैं? ये उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, या ये कहना है कि कमी हो गई तो जल्दी से ऑर्डर्स मिल जाएंगे और उसके हिसाब से प्रोडक्शन होने लगेगा और इनकी जेबें गर्म होने लगेंगी? जनरल साहब, होता क्या है इसमें? देखिए, ये जो बात फैल रही है, ये भी मैं मानता हूँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। मिलिट्रीली अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत तगड़ी एसिमेट्री है। अगर यूं कहें तो अमेरिका का डिफेंस बजट जो है, अगले 20 जो देश हैं उनके डिफेंस बजट को जोड़ लें उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये जो हम सुन रहे हैं, ये एक तौर पे एक चर्चा का विषय है। वैसे मैं नहीं मानता कि अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ईरान को है। ईरान लाए सामान कहाँ से? उसका अच्छा मित्र और जहां रास्ता भी खुला है कैस्पियन सी के जरिए, वो रशिया है। रशिया बेचारा खुद 4.5 साल से वॉर के अंदर फंसा हुआ है। चीन से कोई सामान आता नहीं है। हाँ, फैसिलिटी देती हैं सैटेलाइट से नेविगेशन। आपने बड़ी अच्छी बात, और एक बात मैं जो आज सोच रहा था कि आप एक्सपर्ट से जरूर पूछूंगा कि क्या इधर ईरान वॉर के मामले में क्या ये रशिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया? ध्यान पूरा इधर बटा हुआ है और उधर यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां बड़ा खेल हो जाए? हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटों में इजरायली रक्षा बलों पर 32 हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 4 विस्फोटक ड्रोन हमले हैं, इजरायली विमानों पर 4 मिसाइलें दागी गई हैं, 6 UAV हमले किए गए हैं, 11 रॉकेट हमले किए गए हैं, 6 तोपखाने से हुए हमले हैं और 1 विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल किया गया है। मुझे लगता है इतनी डिटेलिंग के साथ आशीष जब बताया जाए कि हमने किन किन इस्तेमाल करते हुए किसको किसको मारा है, तो मुझको लगता है ये असल में ईरान के लिए एक संदेश है कि देखो, हम ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, अब अगला जल्दी से रिप्लेनिश करना, हमको इस सब की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है।
देखिए, जब असिमेट्रिक वॉरफेयर होती है ना, आईडीएफ वर्सेस हिजबुल्लाह, जो हिजबुल्लाह क्लेम कर रहा है नंबर्स, इसके डैमेज की जो क्वांटिफिकेशन है वो बहुत कम रहती है। हाँ, नंबर ऑफ अटैक्स आपने ये मार दिया, वो मार दिया, लेकिन उसका डैमेज कितना पहुंचा पाए वो उस नंबर के मुकाबले कम होता है। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जो असिमेट्री के लेवल को है, किस तरह से हिजबुल्लाह एक फ्रंट को संभाला हुआ है। हम लगातार ये देख रहे हैं कि इजराइल ने एक फ्रंट संभाला हुआ है, लेकिन आप दूसरी तरफ से देखिए, ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह ने भी एक फ्रंट संभाला हुआ है। और सीएनएन के इंटरव्यू में मोहसिन रजाई ने क्या कहा है, देखिए जरा। फ्रोजन एसेट के बिना डील असंभव है, ईरान के लिए फ्रोजन एसेट बेहद जरूरी हैं। और मोहसिन रजाई ने तो यह भी कह दिया है कि बाकी सब तो एक तरफ है, ये जो डील रुकी हुई है केवल फ्रोजन एसेट्स की वजह से रुकी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ी संपत्ति है ईरान की जो कि डीफ्रीज किया जाना है। इसको लेकर मामला फंसा हुआ है, लेकिन अमेरिका ये दिखाना नहीं चाहता और उसको ये भी मालूम है कि अगर इस बात पर मैं मान जाऊंगा तो बाकी चीजें मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए वो यूरेनियम पर अटका हुआ है। श्रीवास्तव साहब, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही आपने कहा। जो फ्रोजन एसेट्स की बात है बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान में वो सडनली वो फाइनेंशियल बूस्ट आ जाएगा। लेकिन ट्रंप के सामने मुसीबत यह है कि 2015 की जो डील थी ओबामा की, जिसको उन्होंने रद्द किया 2018 में JCPOA को, उस डील में उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट ओबामा ने बहुत बड़ी गलती की और ईरान को कैश रिच बनाया, जबकि वहाँ पर न्यूक्लियर जो संबंधर था उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे और आईए को भी ये मौका मिला कि उसको कंट्रोल कर सके। और जब तक वो डील थी उनके पास 3.6 से नीचे ही संवर्धित यूरेनियम था। अब अगर आप इस पटाक्षेप में देखिए तो सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि फ्रोजन एसेट्स को खोलना इतना आसान पॉलिटिकली ट्रंप के लिए नहीं होगा, क्योंकि एक अजीब सी माहौल बनेगा और वो इलेक्शंस पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। अभी भी रेटिंग बहुत लो चल रही है ट्रंप की, और ये लोएस्ट है बाय द वे, आपको ऑफ ऑल दी प्रेसिडेंट सो फार लोएस्ट रेटिंग है एट दिस स्टेज ऑफ प्रेसिडेंसी। तो इसमें उनको स्ट्रगल करना है। जहां तक बात रही समझौते की, एक बात और है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर में अपनी सत्ता को, अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए यूएस को कंक्लूसिवली इस वॉर को जीतना पड़ेगा, जबकि उसको सिर्फ अपनी जगह रह करके बीच बीच में गोले दागने हैं। तो अगर इस उसमें देखिए तो ईरान बहुत सालों तक गोले दाग सकता है जब तक कि उसकी किल चेन को कंप्लीटली अब तबाह न कर सकें। मुझे अभी भी ताज्जुब हो रहा है कि अगर एरियल टारगेट्स ही आप चूज कर रहे थे तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स कैसे बचे हुए हैं, रेडार्स कैसे बचे हुए हैं, सैटेलाइट फीड कैसे आ रहा है, साइबर फीड भी आ रहा है। इसका मतलब आप अभी भी जो उनको मदद कर रहे हैं, पर्टिकुलरली रशिया एंड चाइना, उनको कंटेन नहीं कर पाए डिस्पाइट योर विजिट टू चाइना। चाइना ने तो एश्योर भी किया था कि अब हम किसी तरीके की मदद नहीं करेंगे, उसके बावजूद ये मदद जारी है क्या? बहरहाल यहां देखिए कि कहां फंसी हुई है ये शांति की बात, ये घात प्रतिघात, और इसी के बीच में से अगर शांति का रास्ता निकलना है तो ये फंसा हुआ कहां है? मुस्तबा के सहयोगी मोहसिन रजाई का सीएनएन के इंटरव्यू का ये दावा बड़ा महत्वपूर्ण है। डील के लिए $24 बिलियन वाले जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो उनका रिलीज होना जरूरी है। मोहसिन रजाई ने कहा यह ट्रस्ट टेस्ट है, इसके बगैर डील संभव नहीं होगी। रजाई ने यह बात भी कही कि यूरेनियम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए मुख्य मुद्दा है और ईरान के लिए ये एसेट्स, इनको डिफ्रीज किया जाना ये महत्वपूर्ण है। नेगोशिएशंस में 20 से $27 बिलियन के आसपास का ये फिगर जो है और इसको लेकर बातचीत चल रही है। उनके लिए यूरेनियम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा। और जिस हालत में अभी ईरान पहुंचा हुआ है इतने सालों के सैंक्शंस के बाद, और अभी भी जाहिर है ये ब्लॉकेट जो चल रहा है एक तरीके से उसकी नाक पर सवार है अमेरिका, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऑक्सीजन उधर से आए। इसीलिए कहा जा रहा है, अब जरा यहां देखिए अमेरिकी ब्लॉकेट से ईरान का नुकसान कितना हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि इस समय क्या वाकई अमेरिका के मिड टर्म तक सस्टेन करने वाली हालत में ईरान है क्या? यहां देखिए जरा, ईरान के तेल एक्सपोर्ट्स बहुत तेजी के साथ गिरे हैं और यह बात यहां एस्टेब्लिश भी हो रही है फिगर्स में। मार्च में 1.9 मिलियन बैरल पर डे की सप्लाई हो रही थी, और अभी ये फिगर क्या है? अप्रैल में 1.34 मिलियन बैरल पर डे पर ये फिगर पहुंचा था। फिर मई में आ जाइए, मई में सिर्फ 2.6 लाख बैरल पर डे की ये सप्लाई थी, और अमेरिकी ब्लॉकेट से 85% तक की इसमें जबरदस्त गिरावट आई है, और रोजाना करीब 4,200 करोड़ का नुकसान इस हिसाब से हो रहा है। और ये जाहिर है बहुत बड़ा नुकसान है। जिस तरह के हालात हैं फ्रोजन एसेट्स के मामले में, अमेरिका ने जो कहा था, एक बार एक ब्लीक सी बात हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि हम कुछ इसमें से डिफ्रीज कर सकते हैं। इधर रजाई का अगर माने तो वो तो असल में चाहते हैं कि बड़ा हिस्सा इसका डिफ्रीज किया जाना चाहिए। ये
ये भी एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना रहेगा, इसमें रस्साकशी चलती रहेगी, या यहीं से कोई रास्ता निकलेगा? संजय भारद्वाज जी। देखिए, अमेरिका का एक बड़ा फेमस पॉलिसी है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, और अमेरिका एक तरीके से बार्गेन करता है कि हम आपको ये फ़ायदा देंगे, आप इसको ख़त्म कीजिए। यूरेनियम एक तरफ आ रहा है और दूसरी तरफ निश्चित रूप से फ्रोजन एसेट्स की बात है। अमेरिका का ये बहुत एक टैक्टिक है ये कि जैसे रशिया पे सैंक्शंस लगाए, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कारगर इसलिए नहीं हुए कि रशिया ने चाइना को ऑयल बेचा, भारत को बेचा, बाकी देशों को, तो वो एक तरीके से सैंक्शंस को न्यूट्रलाइज हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान पे उन्होंने सारी उनकी एसेट्स को फ्रीज किया, वही टेक्निक अब ईरान पर उनकी एसेट्स हैं उसको फ्रीज किया हुआ है, और ये इकोनॉमिक दबाव है, बहुत तो बड़ा एक दबाव सेकंड है। सर, आपको यहां रोक रहा हूं। क्या यहां पर यही बातें ईरान के टूटने फूटने और अंदर में जो अभी यूनिटी दिखाई दी थी वो दिनों दिन वो फेड होती जाएगी क्योंकि वहां संकट बहुत बढ़ जाएगा, या आपको लगता है दुश्वारी क्योंकि वहां यूनिटी का कारण बनती है, ये यूनिटी और मजबूत होती जाएगी? देखिए, इकोनॉमिक जो दबाव है ना, आर्थिक जो तंगी है और जो प्रॉब्लम्स है, पहले भी ईरान में ये संकट हुआ जब लोग जो रोजगार जब सड़कों पे आ गए, बाजार बंद हो गए, उस वक्त भी तो अमेरिका ये जानता है कि अगर सबसे बड़ा वेपन है जो ईरान में इस्तेमाल किया जा सकता है आज के दिन, तो वो आर्थिक उसका ब्लॉकेड है, और वो अमेरिका उसको कर रहा है। और तो ऐसे में कंडीशंस पे दो कंडीशंस पे, पहला था यूरेनियम का, निश्चित रूप से लीडरशिप को एलिमिनेट नहीं कर पाए, लीडरशिप को, और उसकी जगह नया लीडरशिप क्रिएट हो गया। लेकिन ये पक्का है कि यूरेनियम का इश्यूज पे वो नेगोशिएट करेंगे और कुछ असेट्स को रिलीज करेंगे, सारी असेट्स को नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वही 2015 से 18 के बीच में जो एक टाइम मिला था दोबारा से अपने आप को खड़ा करने का, वो खतरा बना रहेगा। और गाजा में इजरायली हमले में हो रहे हैं, वहां क्या चल रहा है जरा देख लीजिए। गाजा वाले फ्रंट में क्या हुआ है? 5 की मौत हुई है 48 घंटे में, 5 की मौत रिकॉर्ड हुई है, 48 लोग घायल हुए हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े दिए हैं। मतलब इजराइल इस समय उधर हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, गाजा में चल ही रहा है, और बाकी जो बिगर पिक्चर है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। अब जरा देखिए, इधर लेबनानी सेना के कमांडर जाएंगे पाकिस्तान, रुडोल्फ हैकेल जाएंगे पाकिस्तान, मुनीर के निमंत्रण पर पाकिस्तान जाने वाले हैं वो। अखबार अल नहार को सोर्सेस ने यह बात बताया है कि रुडोल्फ हैकेल यहां पहुंचने वाले हैं। ये भी लेबनान को लेकर भी, अब देखिए लेबनान के प्रेसिडेंट, लेबनान के सेना और उधर हिजबुल्लाह, कई जगहों पर हिजबुल्लाह के संदर्भ में जो बातचीत है वो इन जरियों से हो रही है, लेकिन क्या ये जरिए इफेक्टिव हैं और क्या ये रिजल्ट यील्डिंग होंगे, ये एक बड़ा सवाल है आशीष। देखिए, डाकिए में और सरपंच में जो फर्क होता है ना, वही यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर समझ में आता है। ये जो मीडिएशन है दूसरा वाला फ्रंट, तो यहीं पर मुनीर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मैं हिजबुल्लाह और आईडीएफ वाली के बीच में भी दूसरे फ्रंट को, जो पैसिव या सेकेंडरी फ्रंट है, उसको मैं कम से कम थोड़ा सा शांत कराऊं। वो तो कभी शांत हुआ ही नहीं, वो तो जब सीजफायर आपको दिखाई देता तब भी यहाँ पर शांति नहीं थी, और एटलीस्ट वहां पर वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर होगा। लेकिन पूरी तरह से आईडीएफ भी हेलबेंट है कि वो किस तरह से आगे और बफर जोन बनाते जाए, और वो बहुत क्लियर हैं, वो ना डोनाल्ड ट्रंप की मान रहे हैं, तो फिर आप वो उधर साथ में सीरिया में गोलंस तक पहुंच गए हैं, वहां वो भी चल रहा है। तो ये एक साथ, मतलब ईरान, ये इजराइल की तरफ से यह है कि इस दौरान इस समय का इस्तेमाल करते हुए ग्रेटर इजराइल के लिए जो किया जा सके वो कर लिया जाए। उन्हें वापस मौका नहीं मिलेगा इसके बाद, एटलीस्ट आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में, एंड दे नो इट। इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप की भी बातें नहीं मानते हैं, अमेरिकन फोर्सेस की भी बातें नहीं मानते हैं। उन्हें पता है कि अगले कुछ साल में जो कर लिया वो कर लिया, जो बफर जोन बना दिया, ग्रेटर इजराइल बना दिया। उसके बाद देखिए, ये मोमेंटम जब होता है ना, जब 7 अक्टूबर वाला अटैक हुआ था, उस मोमेंटम को वो कभी डिप नहीं होने दिए हैं, और उसी का नतीजा है कि वो आगे यहां तक लेकर आए हैं। और ये जब तक उनके टारगेट पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक ये रुकेंगे नहीं, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिएशन हो जाए, चाहे वो लेबनान से हो जाए। जब अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं तो बाकी सब कौन से खेत की मूली है। और इधर देखिए, अमेरिकी कार्रवाई का सीमित जवाब नहीं देगा ईरान। अमेरिकी हमले पर आईआरजीसी ने यह खुली चेतावनी दी है कि दोबारा हिमाकत की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की धमकी दे दी गई है। तो जो अमेरिका यह सोच रहा है कि होर्मुज के बंद होने से मैं ईरान की एक तरीके से सांसें घोंट दे रहा हूं, ईरान उल्टा कह रहा है कि हम होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह से रोकने की वार्निंग आईआरजीसी की तरफ से दे दी गई है। अमेरिका भी कई बार सोचता होगा कि जो 2.5 घर मैं चलता हूं और ये सोचता हूं कि मैं बहुत जल्दी चेकमेट दे दूंगा, ये तो और ये इनका ऊंट तिरछा मारने लगता है। श्रीवास्तव साहब, बिल्कुल सही है। पहले तो हॉर्मुज बंद किया था ईरान ने ही,
इन्होंने नेवल ब्लॉकेड किया कि हम आपके ईरानियन पोर्ट से कोई सामान आगे नहीं जाने देंगे। तो कुल मिला जुला करके सम टोटल ये हुआ कि टोटल बंद हो गया। और जहाँ तक सवाल है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ मनीष से कि इन्होंने जो ठीक बोला है कि यही समय है, सही समय है। ये बात इजराइल समझ चुका है कि जो मौका मिला है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो हर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कहते रहे कि आप ईरान के युद्ध में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि उनको ईरान को कंप्लीटली नेस्तनाबूद करना है, जिससे आने वाले 40-50 सालों में ईरान फिर खड़ा ना हो सके। उस मुहिम में ये बहुत ज़रूरी है कि वो जितने अपने को एक्सपैंड कर सकें। जो ग्रेटर इजराइल तो मैं नहीं कहूँगा कि उसमें और भी देश शामिल हो जाएंगे, इसमें मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हाँ जितना हो कर सकते हैं वो करेंगे। और यहाँ वो जब ट्रम्प की बात नहीं, बाद में आप मानिए वो पाकिस्तान, मतलब वही बात है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो हो गया जैसे होली खेलते समय कुछ लोग बुलाते हैं कि अच्छा केवल गुलाल लगवा दो, केवल गुलाल लगवा लो, और उसके बाद पूरा रंग के भेजते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यही सोच रहे हैं कि यार बेंजामिन नेतन्याहू को मैंने कहा था मैं इतना ही करूंगा, ये पूरा मेरे को अंदर तक लेकर आ गया। और इधर देखिए ईरान की अमेरिका को वार्निंग, दोबारा हमला होने पर ईरान अब सीमित कार्रवाई तक नहीं रुकेगा। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने बेहद सख्त हमले की चेतावनी दी है। IRGC ने कहा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फौरन पूरी तरह बंद कर देंगे। ईरान ने कहा है गंभीर नतीजों के लिए अमेरिका की सेना जिम्मेदार होगी। हमले के दावों के बावजूद पूरे खाड़ी क्षेत्र में जब से ये बात कही गई है तब से पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट वाली स्थिति बनी हुई है। अब जरा ये देखिए अमेरिका के सीक्रेट एयरबेस एरिया 51 से ये बड़ी खबर आई है। एरिया 51 के पास दिखा है रहस्यमय F-47 फाइटर जेट। F-47 फाइटर जेट की तस्वीर यूट्यूबर्स के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। F-47 अमेरिका की छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। वीडियो से अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारियों के संकेत मिल रहे हैं। अगले 40 वर्षों तक आसमान पर दबदबा बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। ये इसके दिखाई देने के मायने क्या है श्रीवास्तव साहब? देखिए ऐसा ही दिखाया जा रहा है कि हमारा छठी पीढ़ी का जहाज तैयार है, 6th जनरेशन फाइटर। अब वो ये जहाज जो AI कंट्रोल्ड है। एक चीज़ आपको ये भी बता दें, और टारगेटिंग वगैरह में इसकी कोई माहिरी नहीं, जैसे कि पब्लिक रिपोर्ट्स इसके बारे में जितना हम जानते हैं पढ़ करके लिटरेचर में। लेकिन इसको दिखाने का मतलब यह है कि अभी भी डोमिनेंस, क्योंकि F-35 के फेल होने से उसकी मार्केट कैपेबिलिटी और मार्केटिंग एबिलिटी बहुत कम हुई। उसके संदर्भ में आप इसको देखिए, वहाँ का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए हमने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर खोला। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर आपने देखा कहीं होता है? डिपार्टमेंट ऑफ वॉर और सेक्रेटरी ऑफ वॉर, मतलब दो ऐसे शब्द कॉइन किए गए जिसका मतलब लड़ाई चलती रहे। और अमेरिका के 700 से 800 बेसेस हैं पूरे वर्ल्ड में। आप ये कह रहे हैं कि वो F-35 वाली मुट्ठी खुल गई, दुनिया ने देख लिया, तो अभी एक बंद मुट्ठी और लेके आए, एक और आए। और अगली खबर देखिए, अमेरिकी तेल टैंकर्स को अमेरिका ने रोका। हॉर्मुज़ से गुजर रहे थे इराकी ऑयल टैंकर। ईरान को टोल चुकाने के आरोपों के बाद यह कार्रवाई हुई है। अल अरबिया ने सोर्सेस के हवाले से यह दावा किया है। इराक ने कहा तेहरान को कोई शुल्क नहीं दिया है। वो मना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं नहीं तुम तो पैसे देकर आ रहे हो ईरान को, रुक जाओ, यहीं पर रोका जाएगा तुमको। ये सब ड्रामा चल रहा है, घात प्रतिघात चल रहा है, और साथ में चल रही है बात। ये बात किसी नतीजे तक, सिरे तक, समाधान पहुंचेगी या यही होता रहेगा? आने वाले दिन इसका जवाब देंगे।